गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के मध्यकालीन इतिहास में रजिया सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन किया था, उनकी प्रारंभिक समस्याओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से परिचर्चा की थी और इल्तुतमिश ही अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपने अयोग्य पुत्रों के स्थान पर अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और दिल्ली सल्तनत को एक नई स्वस्थ परंपरा दी थी। लेकिन इल्तुतमिश की जैसे ही मृत्यु हुई तो दरबारियों और अमीरियों ने रजिया सुल्तान के स्थान पर उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज देखिए, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, इसके बारे में हम बात करते हैं संक्षिप्त में। यह इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा पुत्र। भोग विलासी था, स्त्री लोलुप था, आमोद प्रमोदी था, अमीर वर्ग एवं माता की कठपुतली था और सबसे बड़ी बात है कि यह अयोग्य एवं कमजोर शासक था। अयोग्य एवं कमजोर शासक। अयोग्य एवं कमजोर शासक था। देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज था, इसके समय जो वास्तविक सत्ता थी वो उसकी माता, वास्तविक सत्ता इसकी माता थी शाह तुर्कान, उसके हाथों में थी। देखिए, जो शाह तुर्कान थी यह तानाशाह प्रवृत्ति की महिला थी। तानाशाह। दूसरा, षड्यंत्रकारी थी और तीसरा, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की। यद्यपि ये डिमेरिट्स थे शाह तुर्कान के प्रकृति में, स्वभाव में, लेकिन उसमें अच्छाइयां भी थी। वो विद्वान एवं पवित्र लोगों को खुले हाथों से दान दिया करती थी, पवित्र लोगों को। देखिए, ऐसी विपरीत परिस्थिति में रजिया सुल्तान ने शुक्रवार की नमाज के दिन लाल वस्त्र धारण करके, देखिए लाल वस्त्र एक सिंबल था, जिसको न्याय चाहिए, फरियादी होता था, वो लाल वस्त्र धारण करके सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत होता था। शुक्रवार के दिन नमाज के बाद में लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता और सैनिकों से रजिया ने सहायता एवं मदद मांगी और दिल्ली की जनता को ये याद दिलाया कि दिवंगत सुल्तान ने रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। इस बात की जानकारी होने पर दिल्ली की जनता और सैनिकों की सहानुभूति रजिया के प्रति हो गई और नमाज से जैसे ही भीड़ बाहर निकली तो उस भीड़ ने सीधा राज महल पर धावा बोल दिया। चूंकि फिरोज शाह उस समय वहां नहीं था
और उन्होंने राजमहल पर कब्जा कर दिया और फिरोज के जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया, और उसके बाद जो झड़प हुई उसमें फिरोज मारा गया, और इस रूप में रजिया दिल्ली की सुल्तान दिल्ली के जनता की सहयोग से बनी। चूंकि रजिया दिल्ली की जनता और सैनिकों की सहानुभूति एवं सहयोग से दिल्ली की सुल्ताना बनी थी, इस कारण जो दिल्ली दरबार का अमीर वर्ग था, उच्च पदाधिकारी लोग थे, वो उससे नाराज हो गए। जो प्रमुख नाराज अमीर थे उनमें पहला व्यक्ति था निजामुद्दीन मोहम्मद जुनैदी। देखिए, यह सबसे सर्वोच्च पद होता था उस समय वजीर, आजकल का प्रधानमंत्री। दूसरा जो व्यक्ति था वह था अलाउद्दीन। तीसरा था वह था कबीर अयाज खान। चौथा जो प्रमुख व्यक्ति था वह था इजुद्दीन। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन रजिया सुल्तान के विरोध विद्रोह करने वाले अमीरों में से नहीं था। 4-5 नाम दे देते हैं, फिर सम्मिलित असम्मिलित या असंगत का पूछ लेते हैं। सैफुद्दीन, ये 5 प्रमुख अमीर थे जो उस समय रजिया के विरोध इन्होंने विद्रोह कर दिया था या नाराज थे। देखिए, अब हम बात करते हैं रजिया की उपलब्धियों और उसके प्रमुख कार्यों के बारे में। ऐसे कौन से कार्य किए रजिया ने जिसके कारण वह आज तक भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है और बॉलीवुड में उसके ऊपर एक मूवी बनी। तो हम अब बात करते हैं रजिया की अचीवमेंट के बारे में। उपलब्धियां या प्रमुख कार्य। देखिए, पहला जो प्रमुख कार्य था, जो प्रारंभिक विद्रोही अमीर थे उनको रजिया ने पराजित कर दिया था या उनकी शक्ति का प्रारंभिक स्थिति में दमन कर दिया था। इसी विद्रोहियों में जो वजीर था निजामुद्दीन मोहम्मद जुनैदी, उसके स्थान पर मुजफ्फरुद्दीन को वजीर नियुक्त कर दिया। प्रशासन में देखिए कैसे बदलाव करती है। तीसरा जो प्रमुख था, जो प्रांत थे जिन्हें उस समय इक्ता कहते थे, उसके अधिकारी को हम सूबेदार कहते हैं, लेकिन उस समय इक्तेदार कहते थे। जो इक्तेदार का पद होता है उस पर अपने समर्थक या अपने स्वामी भक्त अमीरों को नियुक्त किया, समर्थक अमीरों को नियुक्त किया। जिसमें एक का नाम था एतगिन। इन्हें बदायूं का अक्तेदार और उसके साथ साथ में अमीर ए हाजिब। देखिए, अमीर ए हाजिब क्या होता है? हाजिब कहते हैं, अब का आज की बात करें तो यह संसदीय कार्य मंत्री, दरबार की कार्यवाही कैसे सुचारू रूप से होगी उसका जो प्रभारी होता था वो अमीर ए हाजिब होता था। इसके साथ साथ में इसको बदायूं का इख्तेदार भी नियुक्त किया था। दूसरा था जिसका नाम था अल्तुनिया। यह नाम बहुत प्रसिद्ध है और आगे पूरे घटनाक्रम को यही व्यक्ति प्रभावित करेगा। इसे भटिंडा का इख्तेदार नियुक्त किया था। इसके बाद में रजिया ने जो शासन व्यवस्था है, चूंकि वो
पहली सुल्ताना थी, महिला थी। तो शासन व्यवस्था और प्रशासनिक और दरबार की कार्यवाहियों में और अपनी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रताएं थी उनको प्रकट किया। उन्होंने क्या किया? अगली जो प्रमुख चीज है, उन्होंने पर्दा का त्याग कर दिया। महिला चूंकि उस समय पर्दा पर था, बहुत हावी थी सामाजिक कार्यक्रमों में, पर्दा का त्याग कर दिया, पुरुषों के समान आचरण किया। आचरण और उसने कुब्बा और कुल्ला ये दो चीजें पहनना शुरू कर दिया। कुब्बा का अर्थ होता है कोट और कुल्ला का अर्थ होता है टोपी। जो महिलाओं के वस्त्र होते थे वो त्याग दिए और उसके स्थान पर उन्होंने कोट पैंट पहनना शुरू कर दिया जो तत्कालीन में प्रचलन में था वो, और सर पे टोपी धारण करना शुरू कर दिया। और ऐसे वस्त्र और ऐसे खुले मुंह से वो दरबार की कार्यवाहियों में शामिल होना शुरू कर दिया। साथ ही वो दरबार तक घोड़े पर चढ़ के आना शुरू कर दिया। उसने घोड़े पर चढ़कर, देखिए यह एक रजिया द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक व्यवस्था थी जिससे यह सिद्ध करना था कि एक पुरुष भी नारी के द्वारा शासित हो सकता है। शासन के सर्वोच्च पद पर नारी भी सुदृढ़ रूप से शासन चला सकती है। जो पुरुषों की मानसिकता थी कि शासन केवल और केवल पुरुष ही चला सकते हैं, इसको अवैधानिक सिद्ध करना था। अगली जो प्रमुख उपलब्धि है रजिया की, वह है जो प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें तुर्की अमीर वर्ग था, उसका बहुत प्रभाव था और सारे के सारे उच्च दरबारी पदों पर तुर्की अमीर ही नियुक्त थे। इस स्थिति को संतुलित करने के लिए उसने गैर तुर्क लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पद दिया वो दिया जलालुद्दीन याकूत को। जलालुद्दीन याकूत, यह भी आदमी बाद में बहुत आएगा, इसे याद रखना। जलालुद्दीन याकूत, इसे आमीर आखोर पद पर नियुक्त किया। यह होता है अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला का प्रधान। अमीर वर्ग और प्रशासनिक व्यवस्था को सुनियंत्रित करने के लिए या संतुलित करने के लिए रजिया ने पहली बार गैर तुर्कों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। अगली जो उसकी उपलब्धि थी वो थी मंगोल आक्रमण के कारण ख्वारिज्म का मलिक हसन करलागो दिल्ली सल्तनत की सीमा पर आ गया था। रजिया ने उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उससे वायदा किया कि उसे बरन शहर, जिसे आजकल बुलंदनगर कहते हैं, उसकी आय देने का वायदा किया। और उसकी अंतिम उपलब्धि थी उसने अपने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा नामक उपाधि धारण की। तो ये प्रमुख उपलब्धियां थी जो रजिया की थी। अब हम उस घटनाक्रम के बारे में बातचीत करते हैं जो रजिया के पतन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। हम बात कर रहे थे पहले विद्रोही अमीरों की। तो विद्रोही अमीरों में मैंने एक बात की थी, दूसरे तीसरे नंबर पर कबीर अयाज खान। देखिए जो कबीर अयाज खान था वो उस समय लाहौर का अख्तेदार था। लाहौर का अख्तेदार यानी सूबेदार।
तो सब उच्च वर्ग के अमीरों ने मिलकर के रजिया के विरुद्ध विद्रोह करने का योजना बनाई और उसको क्रियान्वित करने के लिए 1240 में लाहौर के इक्तेदार 1240 ईस्वी में लाहौर के इक्तेदार कबीर अयाज खान रजिया के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करते हैं। रजिया ने अपनी कूटनीति और रणनीति का प्रयोग करते हुए अपने व्यक्तिगत नेतृत्व में, एक महिला होते हुए भी सेना का नेतृत्व करते हुए कबीर अयाज खान के विद्रोह को पूर्ण रूप से दमन कर दिया और उसकी शक्ति को दमन कर दिया। ठीक है। अब इस घटनाक्रम में एंट्री होती है भटिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया की। अब देखिए, इस विद्रोह को दबाने के बाद दिल्ली के अमीरों ने और भटिंडा के अल्तुनिया ने मिलकर के 1240 में ही अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। उसमें दिल्ली के सभी उच्च वर्ग के अमीर भी शामिल थे। अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया ने खुद ने स्वयं ने नेतृत्व संभाला, स्वयं ने सैन्य नेतृत्व संभाला। जो दिल्ली थी वहां पर अपना प्रतिनिधि, जो शासन का प्रतिनिधि होता है, वो उस याकूत को नियुक्त किया, जलालुद्दीन याकूत। देखिए, जो याकूत है जलालुद्दीन याकूत, ये अबिसिनिया का हबशी था, 8-9 फीट लंबा चौड़ा, काले रंग का और बड़ी बड़ी तलवारें लिए हुए। ठीक है। दिल्ली में इसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। जैसे ही रजिया भटिंडा के आसपास पहुंची तो दिल्ली में पीछे विद्रोह हो गया और याकूत उसमें मारा गया और विद्रोह का नेतृत्व करने वाला प्रमुख अमीर था, वही था इख्तियारुद्दीन एतगिन, जो कि संसदीय कार्य मंत्री था उस समय। एतगिन के नेतृत्व में रजिया के भाई बहराम शाह को पीछे दिल्ली में रजिया के स्थान पर सुल्तान बना दिया गया और यहां अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया की जो सेना थी, उसको एक तरफ अल्तुनिया की सेना थी, दूसरी तरफ बहराम शाह की सेना थी, बीच में रजिया की सेना थी। इसलिए रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया पराजित होने के बाद और उसे भटिंडा के किले में कैद कर लिया गया। लेकिन जैसे ही बहराम शाह सुल्तान बना तो जो उच्च पदों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद यानी वजीर का पद या सेना अध्यक्ष का पद अल्तुनिया को मिलना था, लेकिन वो महत्वपूर्ण पद एतगिन और उनके दल को प्राप्त हुआ। इससे अल्तुनिया असंतुष्ट हो गया, नाराज हो गया और वो वापस भटिंडा आ गया। भटिंडा आने पर उसके प्रतिनिधियों और रजिया के बीच में सुलह हुई और अल्तुनिया और रजिया ने विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह। इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में रजिया की पराजित सेना और अल्तुनिया की सेना ने मिलकर के दिल्ली पर कब्जे करने के लिए सेना का कूच किया, जिसमें बहराम शाह की सेना और एतगिन के दल की सेनाओं में युद्ध हुआ, जिनमें ये लोग रजिया पराजित हुई। रजिया पराजित होकर के वापस भटिंडा की ओर चल दी। एक बड़े पेड़ के नीचे रजिया और अल्तुनिया आराम कर रहे थे। उसी समय हिंदू डाकुओं का एक दल गुजर रहा था। यह है कैथल नामक स्थान की बात है। कैथल 13 दिसंबर 1240 को हिंदू डाकुओं का दल जा रहा था। उन लोगों को किसी को लूटना ही था और चूंकि सौभाग्य या इनका दुर्भाग्य था, ये मिल गए, तो उन्होंने इनको लूट लिया और अल्तुनिया और रजिया को मार डाला। इस प्रकार
रजिया का 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन का शासन समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं रजिया के पतन के बारे में। ऐसे क्या कारण थे कि एक योग्य, बुद्धियुक्त, साहसी सैन्य नेतृत्व करने में बिल्कुल सक्षम महिला शासन स्थापित करने में असफल हो गई। रजिया के पतन के कारण देखिए, रजिया के जो पतन का सर्वप्रमुख कारण था, वह था सर्वप्रमुख कारण था वह था अल्तुनिया के नेतृत्व में अमीरों का विद्रोह। अमीरों का विद्रोह, देखिए, अल्तुनिया के नेतृत्व में अमीरों का विद्रोह। अमीर लोग नहीं चाहते थे कि एक महिला के द्वारा वो शासित हो। दूसरा, उसका नारी होना, जैसा कि मिन्हाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी में लिखा है कि सौभाग्य से रजिया सुल्तान में बादशाही के आवश्यक सभी गुण मौजूद थे। सौभाग्य से रजिया सुल्तान में बादशाही के आवश्यक सभी गुण मौजूद थे। दुर्भाग्य से वह महिला या नारी थी, अतः उसके सारे गुण बेकार गए। कहने का अर्थ यह था कि तत्कालीन अमीर वर्ग की मनोवृत्ति यह थी कि उन पर एक महिला शासन न करे। चूंकि वो महिला थी, इस कारण ऐसी परिस्थितियां और पृष्ठभूमियां तैयार की गई जिसमें अंततः रजिया स्वाहा हो गई। तीसरा जो प्रमुख कारण है उसके पतन का, वो है याकूत प्रेम। याकूत से प्रेम संबंध। देखिए, रजिया थी, वो तुर्की वंश की थी। वो रक्त की शुद्धता पर ज्यादा बल देने वाला वर्ग था। और जो याकूत था, ये अबिसीनिया का हबसी था, काले रंग का था। देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो जलालुद्दीन याकूत को दरबार में उच्च स्थान प्राप्त था, इसलिए कि रजिया उसे प्रेम करती थी। उनका यह भी तर्क है कि जब रजिया घोड़े पर बैठती थी तो उसके घुटने पर पांव देकर या याकूत उसकी कमर पे हाथ देकर, कांख में हाथ देकर के बिठाता था। ऐसे भी कहते हैं कि जब रजिया अकेली होती थी तो याकूत ही वहां सुरक्षा करता था, या रजिया कहीं पर भी बैठी हो तो याकूत को परमिशन लेकर के जाने की जरूरत नहीं थी। तो ये ऐसी कई सुविधाएं हैं या ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो याकूत को प्राप्त थी। इसके आधार पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि याकूत से रजिया प्रेम करती थी, जो गैर तुर्की था। इस कारण तुर्की वर्ग के लोग सहमत नहीं थे और रजिया को सुल्ताना के रूप में नहीं देखना चाहते। लेकिन ऐसा कोई समकालीन इतिहासकार ने उल्लेख नहीं किया है कि रजिया का याकूत से प्रेम था। हम कह सकते हैं कि दरबार में एक प्रतिद्वंदी गुट बनाना था गैर तुर्कियों का, चूंकि उस समय उसका नेतृत्व करता या प्रथम पंक्ति का व्यक्ति याकूत था। तो ये प्रमुख पतन के कारण थे। तो विद्यार्थियों, आज इतना ही, अगले में हम पढ़ेंगे और आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।